नमस्कार विद्यार्थियों। हमने भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने राज्य का सप्ताह सिद्धांत, राज्य का कार्य क्षेत्र, शासक के व्यक्तिगत गुण, मंत्री परिषद, प्रशासनिक प्रणाली, शासक पर नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था का कल हमने अध्ययन किया था। आज हम मनु की न्याय, दंड व्यवस्था एवं न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शासक की न्यायिक शक्ति एवं उसकी मर्यादाएं क्या हैं। शासन का जो प्रयोजन था वो न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा समाज में सद्गुणों की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना, ये राज्य का या शासक का प्रयोजन था। राज्य का अस्तित्व इसीलिए हुआ था कि समाज और राज्य में न्यायोचित दंड की व्यवस्था हो और सद्गुणों की प्रतिष्ठा हो और हर प्रकार की बुराई का अंत हो। जो राज्य की संप्रभु शक्ति है उसका औचित्य भी तभी है जब उसका प्रयोग निष्पक्ष रीति से किया जाए। इसलिए यम व्रत की बात की गई है कि सिद्ध दोष अपराधी को बिना किसी राग द्वेष एवं पक्षपात के दंडित करना न्यायिक कृत्य को मनु ने यम व्रत के समान माना। शासक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते समय क्रोध एवं मोह से परे रहे, यमराज के समान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में निहित है। न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार उसकी लोक में कीर्ति और परलोक में स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, और अगर वो न्याय की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो लोक में उसकी अपकीर्ति होगी और परलोक में वो नरकगामी होगा, स्वर्ग के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होंगी। न्यायिक शक्ति धर्म के सार्वभौमिक लक्षण, समाज की जो मान्य जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, अभिसमय है, ये न्यायिक कार्य के आधार होंगे। कि धर्म के सार्वभौमिक जो लक्षण हैं वो हैं समाज की जो परंपराएं जिनको हमने मान्यता दे दी है, या जो अभिसमय है वो धर्म के आधार, न्याय के आधार होते हैं। अब बात आती है दंड की धारणा। कि दंड की धारणा के तीन पक्ष हैं: दंड का क्षेत्र, दंड का प्रयोजन, वह उसका परिवर्तन, कि वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में परिवर्तित किया जाता है यानी लागू किया जाता है। दंड का क्षेत्र कि दंड की दृष्टि समाज के दायित्वों के निर्वाह के लिए एक आवश्यक माध्यम के रूप में की गई है। यदि राज्य दंड के माध्यम से दुष्टों का दमन नहीं करे तो अराजकता एवं भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समाज में असुरक्षा होती है। फिर आता है प्रयोजन। कि मनु ने दंड के प्रयोजन के नैतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों को स्पष्ट किया है। कि अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दंड स्वयं अपराधी को अपराध के पाप से मुक्त कर देता है। अपराधी को समुचित दंड देकर शासक भी अपनी पारलौकिक उन्नति को सुनिश्चित करता है और समुचित दंड के माध्यम से समाज की भी नैतिक उन्नति होती है, क्योंकि इसके कारण समाज में नैतिक मूल्यों व धर्म युक्त आचरण की प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यवहारिक दृष्टि से दंड के उपयोगिता यह है कि दंड के भय से प्रजा अपराधों से दूर होती है तथा इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। इसके बाद आता है दंड के तीन संभाव्य व्यवहारिक दृष्टिकोण। कि दंड के तीन दृष्टिकोण है: एक निवारक, एक प्रतीकात्मक, एक सुधारात्मक। निवारक जो दंड का दृष्टिकोण है उसमें कठोर दंड के माध्यम से लोगों के मध्य ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई भी अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही न कर सके। दूसरा है प्रतीकात्मक। दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, गाली देने पर जीभ काट देना, यह है प्रतीकात्मक। और सुधारात्मक कि दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन करना ताकि उसके मन में अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए।
तो दंड के तीन व्यवहारिक दृष्टिकोण: निवारक, प्रतीकात्मक और सुधारात्मक। तो मनु के अनुसार दंड का प्रयोग शुद्ध, सत्य, प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले और अच्छे और जो शासकों से युक्त जो होगा वही इसका सही तरीके से उपयोग कर पाएगा। तीसरा आता है न्यायपालिका का संगठन। ये जो सारी जो न्याय व्यवस्था या का पालन करती है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। तो न्यायपालिका का जो प्रमुख है वो राजा औपचारिक अध्यक्ष होता है। उसके बाद न्याय की एक सभा होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ऐसे ब्राह्मण व पार्षद जो भी विधि के ज्ञान में पारंगत हों, न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का इनमें न्यायाधीशों में ब्राह्मणों व पार्षदों को लिया है जो विधि के ज्ञाता हों तथा न्यायिक शक्ति के प्रयोग के लिए दोष मुक्त परामर्श देने वाले हों। न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन विधि व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करें, क्योंकि यदि न्यायिक शक्ति का उपयोग समुचित रीति से नहीं हुआ तो इससे उत्पन्न दुष्परिणामों के लिए स्वयं शासक उत्तरदायी होता है। मनु की मान्यता है कि न्यायाधीश द्वारा उचित निर्णय न करने पर अधर्म का प्रथम चतुर्थांश अधर्म करने वाले को, द्वितीय चतुर्थांश साक्षी को, तृतीय चतुर्थांश न्यायाधीश को और चतुर्थ चतुर्थांश शासक को मिलता है। इसलिए न्याय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा किसी भी परिस्थिति में अकेला ही पूर्ण न्याय की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, उसे एक संस्थागत माध्यम से परामर्श से न्याय की शक्ति का उपयोग करना होता है। कौटिल्य ने दीवानी और फौजदारी न्यायालय की बात की है, लेकिन मनु ने न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले वादों को अवश्य दीवानी और आपराधिक वादों में विभक्त किया है। आपराधिक ऐसे वाद जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर किसी प्रकार की हिंसा का अभियोग हो। दीवानी ऐसे वाद जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित कोई विवाद हो। मनु के अनुसार समस्त वाद पृथक पृथक विषय वस्तु से संबंध होने के आधार पर 18 श्रेणियों में विभक्त किए हैं, जैसे ऋण, धरोहर, बिना स्वामित्व के किसी चीज का विक्रय करना। इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताता है कि विद्वान ब्राह्मण हो, जिसकी निष्ठा व निष्पक्षता संदेह से परे हो तथा जो विधि व शास्त्रों में भली भांति पारंगत हो, साथ ही शुद्ध अंतःकरण व पक्षपातहीन विवेक वाला व्यक्ति हो। ऐसे ब्राह्मण के उपलब्ध न होने पर क्षत्रिय व वैश्य को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शूद्र को कभी नहीं, क्योंकि जिस राज्य में शूद्र न्यायिक सत्ता का प्रयोग करता है वह राज्य अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ये मनु कहता है, यानी शूद्र को कभी न्यायाधीश नहीं बनाने की बात करता है। इसके बाद आता है अपराधों व दंडों का वर्गीकरण, कि मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराधों की संज्ञा दी। अपराध क्या है? जो समाज की विधि के विरुद्ध की गई जो गतिविधि है वो अपराध होते हैं। अपराधी जो जानबूझकर अपने कृत्यों द्वारा दूसरों को क्षति पहुंचाता है वो अपराधी होता है। मनु के अनुसार दंड की प्रकृति व मात्रा केवल अपराध की गुरुता के आधार पर ही निर्धारित नहीं होनी चाहिए, अपितु अपराध के मंतव्य एवं अपराधी के सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही अपराधी अपराध के गुण दोष के विषय में जानता था अथवा नहीं, इस चीज को भी देखना होगा। मनु के अनुसार अपराध के गुण दोष को जानते हुए चोरी करने पर शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 या 100 गुना या 128 गुना तक दोषी मानता है। इस प्रकार जिस अपराध में साधारण मनुष्य 1 पण से दंडित है, उसी अपराध में राजा सहस्त्र से दंडनीय होता है। वर्गों से संबंधित अपराध, कि ब्राह्मण को कटु वचन कहने के अपराध में क्षत्रिय व वैश्य को क्रम से 100 पण तथा 200 पण का दंड होगा, किंतु इसी अपराध के लिए शूद्र को भौतिक प्रताड़ना, मारपीट, अंग विच्छेद का दंड देश होगा। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कटु वचन कहने का अपराधी किसी क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के प्रति करे तो उसे क्रम से 50 पण, 25 पण तथा
12 का दंड देय होगा। यानी कि इसमें भी वर्णों का विभेद किया गया, भेदभाव है। शूद्र यदि ब्राह्मण को गाली दे या उसके प्रति अपमानजनक शब्दों का आचरण करे तो उसकी जीभ काट दी जानी चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण अपराधी को वध दंड दिया गया है तो वास्तव में उसके प्राण लेने की अपेक्षा दंड के प्रतीक के रूप में ब्राह्मण का सिर मुंडवा लिया जाना, यानी ब्राह्मण का वध वंचित बताया गया है मनुस्मृति में। इसीलिए मनुस्मृति की काफ़ी आलोचना होती है। मनु ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का भी राजा कभी वध नहीं करे, अपितु उसके धन व शरीर को क्षति पहुंचाए बिना उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके बाद आता है मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है: वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और भौतिक दंड। अपराध जैसे कुछ उदाहरण कि जैसे मिथ्या साक्ष्य, कोई झूठी गवाही दे तो उसको अर्थदंड दिया जाए या उसका निर्वासन कर दिया जाए। धार्मिक कोई अपराध करे तो अर्थदंड व उसको वध कर दे। राज्य के अन्न भंडार व शस्त्रागार को तोड़ने की कोशिश करे कोई तो बिना मुकदमे ही चलाए उसे प्राणदंड दे दिया जाए। चोरी करने पर मध्यम सास यानी और उत्तम सास यानी 500 पर्ण या 1000 पर्ण का अर्थदंड हो। बलात्कार तथा स्त्री के शरीर के प्रति कोई अपराध करे तो भौतिक दंड, अर्थदंड, संपत्ति हरण, यानी कि कैसा अपराध है उसकी का वर्गीकरण आधार पर मनु ने उसके दंड का भी प्रावधान किया है। अब आती है अंत में न्यायिक प्रक्रिया, किस तरह से न्याय होंगे। खुले न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। अपराध के निर्धारण की प्रक्रिया में मनु ने व्यवहार की संज्ञा दी कि व्यवहार का उसे कि कैसे अपराध का निर्धारण होगा। तो व्यवहार का अर्थ उस निर्धारित कार्यवाही से है जिसके माध्यम से विभिन्न वादों का निर्धारण होता है वह अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। वाद का विषय 2 व्यक्तियों के मध्य का कोई विवाद हो या समाज व राज्य के प्रति किया गया अपराध हो, उसका निर्धारण पूर्ण सतर्क व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें साक्ष्य का जागरूकता पूर्वक ध्यान रखें कि जो गवाह दे रहा है वो क्या बोल रहा है। नाबालिग या अनाथ व्यक्ति के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य पर होता है। ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन को जिसकी विश्वसनीयता प्रामाणिक व असंदिग्ध हो वाद के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। उसको साक्षी को शपथ दिलाई जाती है। साथियों के सम्मानजनक व्यवहार व भयमुक्त वातावरण अपराधी को के बचाव का पूरा अवसर इसमें दिया जाता है और उसके बाद न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया थी। इसके बाद हम परराष्ट्र नीति की हम यहाँ चर्चा करेंगे कल की क्लास में।